Okay, then good morning, students. I welcome you. Varnika and Rupesh, both of you are welcome in my class. तो बताइए एनर्जी है एनर्जी। यस सर। अच्छा यस तो सर। यस सर। एनर्जी है, ताकत है, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, कोई चिंता नहीं। देखो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के और हेलो एरिन्स की। हेलो का मतलब यह है हेलोजन लग गई है, हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया बाहर स्टूडेंट। अब इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन के ऊपर भी एक नजर मार ले, मैं जल्दी फास्ट चलूंगा क्योंकि ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आगे आने वाले हैं इसमें। तो देखो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अगर आप एनसीईआरटी किताब को देखोगे तो एल्कोहल्स से उसने बनाए हैं, एल्कोहल्स से बनाए हैं। अब देखो तो समझ ले भाई अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहल्स क्या है। तो तुमने कहा सर अल्कोहल्स का अगर ये मेरे पास CnH2n+2 एल्केन है तो मैंने लिखा CnH2n+1 और यहाँ पे OH लगा दिया, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया OH, और इसको OL के सफिक्स इसका OL होता है, तो ये अल्कोहल बन गए। अब अल्कोहल में मुझे अगर OH को हटा दूं स्टूडेंट्स और इसकी जगह X लगा दूं तो क्या बनेगा, फिर हेलो एल्केन बन जाएंगे। तो हमें OH को हटाना है अल्कोहल से और क्या लगाना है X। तो हेलोजन लगाने हैं किस कैसे करेंगे। तो देखो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स के बारे में आप जानते हो, देखो हर चीज को नोट कर लेना, हर पॉइंट को समझ लेना। मैं तो अल्कोहल को ऐसे मैंने लिखा है कि अल्कोहल, तो मैं लीवी स्ट्रक्चर भी देख लेता हूँ इसका। ये लीवी स्ट्रक्चर है, बोलो बोलो सही लिखा मैंने गलत लिखा, जल्दी बताओ, यस और नो। आप पार्टिसिपेट करिए। यस यस सर ठीक सर। है। अब देखो ये ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं स्टूडेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे। यहां से मैंने इसको निकालना है, यहां से इसको निकालना है, मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर ये आसानी से जाता नहीं, OH-, देखो ये इसने बाहर निकलना है, इसने बाहर निकलना है, इसे लीविंग ग्रुप कहा जाता है। वाटर तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसे ग्रुप बहुत जल्दी निकलते हैं। अमोनिया गैस बहुत जल्दी निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जो गैस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, वो जल्दी से फुर्र करके उड़ जाते हैं बाहर। तो वो जितनी ज्यादा जो भी चीजें बन रही हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ये बात सोचिए इंटरमीडिएट जब बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मुझे दिख रहा है, अगर ये तोड़ दिया तो ये कार्बोकैटायन भी बन सकता है पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको पता ही है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अब इसको तोड़ने के लिए देखो कई मेथड हमका यूज कर रहे हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड, मैंने अल्कोहल्स को HCl और जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट किया है। क्या किया है, अल्कोहल को देखो यहाँ पर मेरे पास एक अल्कोहल है स्टूडेंट्स, मैं मेरे पास यहाँ पर अल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH है मेरे पास स्टूडेंट, और मैं इसमें डाल रहा हूँ HCl और इसमें डाल रहा हूँ जिंक क्लोराइड। तो ये क्या कर रहा है, लूकास रिएजेंट लगा आपने सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने रुपेश, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। मेरी हेल्प करते रहना, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे बता देना, मतलब हमारी एनर्जी दोनों की बराबर है, हमारा लेवल भी बराबर है। इसे लूकास रिएजेंट कहते हैं। इसका यूज क्या है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, ये किसके लिए यूज होता है लूकास रिएजेंट, कौन सा टेस्ट इससे करता हूं मैं। लूकास रिएजेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। व्हाट इज लूकास रिएजेंट टेस्ट, व्हेन यू ऐड कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड इन अल्कोहल्स, तो कैन वी डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। सर 3 डिग्री में टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ जाती है। ओके थैंक यू वेरी मच वर्णिका। और क्यों आती है ये भी तुम्हें पता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है इसलिए जल्दी आ जाए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने वर्णिका। और 2 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री। देखो जब मैं लिंक करूंगा बहुत सारी चीजों को लिंक कर दूंगा, जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश के 2 क्वेश्चन होते हैं हर बार, डिस्टिंग्विश कर दूंगा मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को। वेरी गुड वर्णिका, थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर इमीडिएट टर्बिडिटी है, इमीडिएट टर्बिडिटी है, यही बोला तुमने, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। चलते रहो मेरे साथ, चलते रहो, बी विद मी स्टूडेंट्स। और 2 डिग्री में क्या होगा, 10 15 20 मिनट लगेंगे, हीट थोड़ा वार्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा। ये स्लो है, ये स्लो है, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, 1 डिग्री में कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये रिएक्शन तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तो ये इससे क्या हो जाएगा कि हम 3 डिग्री का इसे बोले जाता है लूकास रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें ये बताओ कि इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये देखो अगर मैं इनको तोड़ दूं, ये माइनस दिख रहा है मुझे, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैंने यहाँ पर ये प्लस लगा तो ये कार्बोकैटायन मुझे दिख रहा है इंटरमीडिएट एक तरीके से। तो माइनस वाले प्लस के साथ जाते हैं, केमिस्ट्री छोटी छोटी हमने पढ़ी, और ये माइनस वाला प्लस के साथ गया तो बन जाएगा CH3 CH2Cl और ये वाटर बाहर, वाटर बाहर। ठीक लग रहा है,
रिएक्शन को समझने का तरीका, जब मैंने जो वीडियो डाली है यूट्यूब में, देखना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोम, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें, मैंने कई बातें डिस्कस की हैं। बेसिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन जब हो जाती है तो रिएक्शन और आगे की तरफ जाती है, क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल लग जाता है। बोलो सही है गलत है? जो चीज सर निकल सही जाती है। है तो वो फॉरवर्ड में चले जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम में। कौन Yes, sir. बड़ा आदमी है? ली चैटलर भाई, उसने हमें बहुत अच्छा रूल दे दिया जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं, नीट में भी और मेडिकल जीए में, ये सारी बातें हैं। तो आपके सामने क्या हुआ कि ये अल्काइल हैलाइड बन गया। तो मैंने ये पूछा भाई जिंक क्लोराइड क्यों डाला आपने स्टूडेंट्स? जिंक क्लोराइड ने क्या किया यहाँ पे? जिंक क्लोराइड का क्या रोल था स्टूडेंट? क्या मैं जिंक क्लोराइड के बिना रिएक्शन कर सकता? होती या नहीं होती? जल्दी से बताओ। नहीं सर, क्लोरीन उससे नहीं, जिंक क्लोराइड नहीं पता सर, जिंक ये क्लोराइड तरीके से यहाँ पर तुम्हें इसे कैटालिस्ट भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, की कैटालिस्ट के बिना ये रिएक्शन बहुत स्लो है, होगी नहीं। क्योंकि ये देखो, ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मैंने बताया। इसको बाहर निकालने के लिए हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। और ये जिंक एक तरीके से आपको पता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। आपको पता है जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो है एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, नहीं तो ये बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट होती है, इसको ये क्लीव कर देता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बहुत सारी रिएक्शंस के दो तरीके होते हैं, एक काइनेटिकली और एक थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन के को प्रेडिक्ट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स तो सिर्फ ये बताती है रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन रेट के बारे में नहीं बताती। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन होगा। फास्ट कितनी है रिएक्शन? ओवर वोल्टेज पढ़ी थी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। ओवर वोल्टेज कि ओवर वोल्टेज क्या होती है? कुछ रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि वो होती ही नहीं स्टूडेंट्स, तो उनको ड्राइव करने के लिए ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो। तो यहाँ पर हमें पता लगा ये लूकास रिएजेंट था, इसलिए मैंने कहा देखो ये जो सारे लेक्चर हैं ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो आपको कभी भी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में, आप लूकास रिएजेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। और ये एक तरीके से कैटालिस्ट है, कैटालिटिक ऑक्सीड इसकी हो रही है रिएक्शन, Cl और ये बाहर गया OH और Cl आ गया। अब इसके और भी कई मेथड हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं, जैसे कि NaBr H2SO4 RBr बन गया। और ये अल्कोहल और PX3 मतलब ये फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स होते हैं। तो अल्कोहल और फास्फोरस ट्राई हैलाइड से आप देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड बन रहा है H3PO3। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं PCl3 और PCl5 को मैंने यूज किया है स्टूडेंट। तो फास्फोरस और फास्फोरस के हैलाइड्स भी ये रिएक्शन करते हैं, कभी भी कन्वर्शन में हम यूज कर सकते हैं PCl3 और PCl5 को टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन्स। और रेड फास्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हुई है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ये कंपाउंड, इसका SOCl का क्या नाम होता है? जल्दी से बताइए, 30 सेकंड है मेरे पास। इसे क्या बोलते हैं? सल्फोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, वेरी गुड। तो ये थायोनाइल क्लोराइड है स्टूडेंट। अब उसने ये पूछा कि बताओ इन सब में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है प्रेपरेशन? वाला, क्योंकि SO2 गैस है वो उड़ जाता है तो सबसे नीचे यही ये वाला वाला सबसे अच्छा है मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द अल्कोहल। ये क्वेश्चन आया था CBSE में 2-3 साल पहले। तो उसने आपने कहा कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? आप देख रहे हैं मिक्सचर्स बन रहे हैं स्टूडेंट, मिक्सचर्स को सेपरेट करना भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर आ गए तो उनको सेपरेट करने के लिए भी आपको मेथड यूज करने पड़ते हैं और एनर्जी लगानी पड़ती है, और you have to spend lot of energy for that student. So it is sometimes difficult to separate the organic compound. कौन कौन से मेथड आप यूज करते हैं? डिस्टिलेशन भी करते हैं और भी कई मेथड्स करते हैं आप यूज, और कुछ एसिड और बेस ऐड के भी आप कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस को रिमूव करते हो, लेकिन वो फिर एक अलग से प्रोसीजर है। और जब गैस बनती है तो पाइप लगा देते हैं, गैस तो निकल जाती है, तो इजी होता है। दूसरी क्या चीज है कि जब कभी भी गैस बनी, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है किससे? लिक्विड से और गैस होती है, यस और नो? आपने कहा कि डेल्टा S फॉर गैस स्टूडेंट इज मोर देन डेल्टा S लिक्विड इज मोर देन डेल्टा S सॉलिड, होती है। तो जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होने वाली है, ड्रिवन थर्मोडायनेमिकली बड़ी फेवरेबल हो जाती है, तो फास्ट होती है, एकदम रिएक्शन हो जाती है। कहीं भी गैस बनती है वो बबल्स निकलते हैं एकदम, जितनी एक्सप्लोजन रिएक्शंस होती हैं आप देखते हैं एक्सप्लोड कर जाता है। अब यहाँ पर जो मेथड हमने बताया स्टूडेंट, इसमें आपको दिख रहा है मैं ज्यादातर मैंने जो हेलोजन यूज किया है वो Cl और Br की है स्टूडेंट, ना मैंने फ्लोरीन का जिक्र किया ना आई का किया। बताइए रीजन?
फ्लोरीन के तो कंपाउंड मैंने डायरेक्टली नहीं बनाए। हाँ वो होता है ना बहुत उसका क्या फ्लोरीन कहते जो हैं है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही रिएक्टिव है, ये एक्सप्लोड कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा स्टूडेंट, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है और ये स्लो होती है रिएक्शंस। और ये और दूसरा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में आयोडीन गैस बन जाती है, तो वो रिएक्शन खराब कर देगी। इसके लिए हम स्पेशल मेथड आपको बताने जा रहे हैं। तो बता सकते हो कि कौन से स्पेशल मेथड हैं जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। दो ऐसी रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जल्दी से उनका नाम बताइए, 30 सेकंड का वक्त है, बताओ कौन कौन सी। देखो नेम रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो नेम रिएक्शंस पर होंगे, बहुत सारे होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट होगी, रीमर टाइमन होगी, कोलवेज होगी, कैनिजरोज होगी, ये सब रिएक्शन जो बड़े बड़ी हैं, गैब्रियल थैलीमाइड होगी, ये जो नेम मैं बता रहा सर हूँ। एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड होता था और हाँ, एक उसका नाम बताइए वर्णिका, बहुत अच्छा बात है, फिंकलस्टीन। तुम सही बता रही हो, बिल्कुल सही आंसर है। हैलोजन एक्सचेंज की बात कर रही है वर्णिका, वो भी सही है। हैलोजन एक्सचेंज का नाम बताइए, किसका मैंने एक्सचेंज किया था, उस रिएक्शन का नाम बताइए क्या है। उसमें तुमने क्या किया था, RX लिया था और क्या डाला था, सोडियम आयोडाइड डाला था स्टूडेंट, सोडियम और आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हमने की थी, और क्या था इसमें, ड्राई एसीटोन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बना था, RI बन गया था और NX बन गया था। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बताया, वर्णिका का आंसर बिल्कुल सही, तुम्हें 1 नंबर मिला। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आई। तो इसमें देखो ये आई वाले जो है पहले अगर आई वाले बनाने हैं तो डायरेक्ट नहीं बनते। आपको पता लगा कि आप पहले RCl बनाया, फिर इसको मैंने सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कर दिया, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कर दिया। तो वो आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन का डिस्कशन था मेरा, क्या था यहाँ पर मैं फिर बता दूं। आपने जो वर्णिका मुझे बताया, फिंकलस्टीन बताया, फिंकलस्टीन रिएक्शन बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन मैंने यूट्यूब में बहुत सारी अपलोड की है, हिंदी और इंग्लिश में, मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करते ही सारा मिल जाएगा, देख लेना 5-5 10-10 मिनट लगेंगे। जो भी चीज पढ़ते हो कागज पेन और कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल कर लेना। मैं कैसे पढ़ता हूँ, एक मैं बहुत सारी कॉपियां रखता हूँ और बहुत सारे कलर्ड पेन्स रखता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको कलर्ड पेन से मार्क कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उन्हें कलर्ड पेन से मार्क कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स तुम कंपटीशन में जा रहे हो, समय बहुत कम होता है, तो समय को भी बचाना है, आप उनको मार्क कर लीजिए और वो आपके टेबल पे रहते हैं, और जिस टेबल पे आप पढ़ते हो उसके सामने पीरियोडिक टेबल चिपका रहता है बहुत बड़ा चार्ट सा, जिसे कि सुबह उठते ही मुझे सारे एलिमेंट दिखते हैं, कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं, उससे बहुत हेल्प होती है। क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनऑर्गेनिक में आंसर करने वाले हैं, जो आप ट्रांजिशन मेटल पढ़ोगे 3D सीरीज, और इनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें में प्रेडिक्ट करने में बहुत फायदा होगा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पे भी मैंने वीडियो डाली है, देख लेना दोनों में क्या डिफरेंस है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर डालते हैं। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टोटल कोर्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये ऑर्गेनिक पूरा लिंक मिल जाएगा आपको, हर चीज बता रहा हूँ। ये तो ये सारा रिवीजन लेक्चर्स हैं, इनको समझिए, देखिए। फिंकलस्टीन तुम्हें पता लग गई। अब तुम्हें बताओ कि उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि ड्राई एसीटोन का यूज क्यों किया था स्टूडेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन में, जल्दी से बताइए। सर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, जो NaBr या जो वो बनेगा अच्छा, NaCl, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चली जाएगी या तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की वेरी वजह से। गुड वर्णिका, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मेडिकल में सिलेक्ट हो सकती हो। मैंने अपनी इसीलिए बताया था नीचे हट लिया कि अगर देखो मैं, होता क्या है कि मैं ड्राई एसीटोन जो है स्टूडेंट, उसमें ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो ये बैठ जाएगा, जो चीज नीचे बैठ जाएगी तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है कि ये प्रोडक्ट को मैं निकालता जा रहा हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। यही आंसर लिखना था पेपर में, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो कि ये जो आई वाले हैं, एक बात सोचिए, यहाँ पे Cl है, Br है, एक तरीके से ये आई उनसे बड़ा है, साइज में बड़ा दिख रहा है ना आई माइनस। तो ये रिएक्शन बताइए किस टाइप की है, ये कौन सा मैकेनिज्म है रिएक्शन का, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में। SN2 SN2 बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर मिला तुम्हें। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आई माइनस ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को धक्का मारता है तो वो बाहर फेंकता है, तो उसको फेंकने के लिए भी ये मैंने कहा था कि लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के हैं। तो यहाँ पर हमने और प्रोसेस को फास्ट कर दिया, क्योंकि हमने ड्राई एसीटोन ले लिया तो ये नीचे बैठ गया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या किया, CH3Br को एग्जाम में आया था,
AgF डाल दिया तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। सर CH3F और AgBr। बताओ इस रिएक्शन का नाम। Schwarz रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? श्वार्ट्ज रिएक्शन सर। स्वार्ट्स रिएक्शन, बिल्कुल सही आंसर दिया तुम दोनों ने। तुम दोनों को मिला 1 नंबर इसमें, स्वार्ट्स रिएक्शन। कई बार वो रिएक्शन के नाम भी पूछते हैं स्टूडेंट, तो बी केयरफुल, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। आपके क्वेश्चन जो आए हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन की वेरिएशन मिलेगी, आपको वेरिएशन कर देंगे। तो अभी तक तो हमने जो मेथड आपको दिखाया, अल्कोहल तो बहुत अच्छे हैं, सुपर है हमारे लिए। और आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स को इसलिए पढ़ा जाता है कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्शन के अंदर बहुत काम आते हैं, यहां से हम बहुत सारे कंपाउंड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक ये रूट होता है। दूसरे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेटिक केमिस्ट्री है। सिंथेटिक केमिस्ट्री क्या है? एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसको आगे से कन्वर्ट करना। आपने CH4 से शुरू किया तो आप CH4 से आपने शुरू किया स्टूडेंट, क्या शुरू किया? CH4, तो आपने ये बना दिया CH3Cl, और इसके बाद में आपने CH3OH बना दिया, और आपने CH3Cn बना दिया, और इससे आपने CH3CONH2 बना दिया, और इससे आपने CH3NH2 बना दिया। इस तरह से आप देख रहे हो ये सीक्वेंस ऑफ कन्वर्शन चलती रहती है। ठीक है, चल रही है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इस तरह से हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसे कन्वर्शंस कहते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे। तो हमें मतलब जितनी जो सारी चीजें लिंक्ड हैं एक से दूसरे प्रोडक्ट को बनाने को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब एक सेकंड मेथड मेरे पास आ गया स्टूडेंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स वाली जो बात कर रहे हैं। अब ये एक फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। अब मैंने देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, दोनों को, वर्णिका और रुपेश, क्या बताया भाई, यहाँ पे जो क्लास हो रही है ये कोई रट्टेबाजी तो हो नहीं रही। हम तो समझना चाहते हैं बस, समझने, जो मैंने वर्ड लिख दिया पहले उसी को समझ लें तो मेरा 50% आंसर मिल जाता है। ये फ्री रेडिकल कह रहा है, बताओ फ्री रेडिकल क्या होता है, जल्दी से बताओ फ्री रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट। टेल मी व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जब वो रिएक्टिव होमोलिटिक रहता फिशन है। करके जो अगर एक बन गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक के पास अच्छा, रहेगा, दूसरे। अच्छा, ये तुम्हारा कहने का ये मतलब है स्टूडेंट, तुम ये कह रहे हो कि सर इसको ऐसे लिख दो। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है। चलो मैं अब देखो, जितना मैं वर्क करूंगा उतना ही मुझे लर्निंग होएगी। एक चीज याद रखना, जितना हाथ से लिखूंगा उतना ही मुझे समझ में आएगा, उतना ही समझ में आएगा। मैं भी लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मैं कोई तुम्हारा टीचर नहीं, मैं कोच। एक्चुअली कोच क्या होते हैं? जो तुम्हारे दोस्त होते हैं। फुटबॉल की गेम में देखो कोच होते हैं। आप क्या तुम मुझे एक भी ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर दिखा सकते हो जिसके साथ कोचेस नहीं है? वो बिना कोचेस के खेलते ही नहीं कभी भी। आपने देखा है जो वर्ल्ड हमारी विनर है बैडमिंटन की, क्या नाम है उसका, जल्दी से बताओ क्या नाम है उसका, जो बैडमिंटन की टॉप प्लेयर है हमारी इंडिया की, जिसने ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता। उसके साथ वो देखा था वहां, दो वो कोचेस बैठे रहते हैं हर बार। वो हर गेम के बाद थोड़े बहुत आपस में इशारे चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और आपको कुछ टेक्निक्स होती हैं। देखो हम कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं करना कोई भी। तो तुमने फ्री रेडिकल कहा, तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए ऐसा मैंने आधा एरो दिखाया, आधा एरो, पूरा तो नहीं दिखाया। इसे फिश फिश हुक एरो कहते हैं। ये बॉन्ड टूट तो रहा है ना, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मिलेगा। इसी को रेडिकल यस कहते हैं। सर। चलो यहाँ पे तुमने तोड़ दिया इसको, बाकी खुद पूरा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुमने तोड़ दिया स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन लगी है, लग रहने दो। और यहाँ पे तुमने तोड़ दिया स्टूडेंट, ये टूट गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे जो स्पीसीज होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत अनस्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन की बहुत थर्स्ट है, बहुत नीड है, इसको बहुत जरूरत पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन की, कहीं से भी खींचेगा। हमारे बॉडी में जब रेडिकल पैदा होते हैं तो वो तो कैंसर तक कॉज करते हैं। आपको पता है कैंसर का कॉज क्या? तो जो फूड आप खा रहे हैं, तो आपके अंदर अगर रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बहुत डैमेज करेंगे हमारे बॉडी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब केमिस्ट्री है। आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सारी केमिस्ट्री है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। ये जो वैक्सीन वगैरह की ड्राइव हुई है सारा बायोकेमिस्ट्री है। आप समझे कि हम क्या कर रहे थे, उनको जो भी वायरस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, ब्लॉक करने की। इसके कई मेथड थे, कई एक्सपेरिमेंट किए जाते। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेडिकल प्रोड्यूस हो गए। तो स्टूडेंट्स, आप रेडिकल प्रोड्यूस करने की कंडीशंस क्या हैं? देखो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं रिएक्शन लिखता हूं, मैं कहता हूं हर चीज की कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, कंडीशंस होती हैं। ये हमें समझना है। कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, उसकी कोई कंडीशंस होंगी। कंडीशन का मतलब क्या? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। क्या मतलब मैं कह रहा हूं, कंडीशन क्या होती है बताओ? टेम्परेचर, प्रेशर,
और क्या करता हूं मैं, कैटालिस्ट डालता हूं। और क्या होता है, कोई सॉल्वेंट वगैरह होता है जिसमें रिएक्शन होती है, सारी चीजें क्या होती हैं कंडीशंस, यस और नो, टेल मी। यस सर, इससे यस ज्यादा भी सर। हो सकती हैं। किसी में लाइट डालता हूँ, जैसे मैंने किसी में लाइट, यहाँ पे तो यूवी लाइट डाली है मैंने, यूवी लाइट डाली है, मुझे दिख रही है। तो ये सब क्या होती है, ये कंडीशंस मैं नहीं लिखता तो रिएक्शन नहीं होती। बोलो होती है नो क्या? सर। फोटोसिंथेसिस हो जाएगी सनलाइट की एब्सेंस में? जल्दी से बताओ। नो सर। सर। नो सर। क्या आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा विदाउट ब्रीदिंग? नो सर। नो सर। तो मुझे बातें समझ आनी शुरू हो गई, केमिस्ट्री तो चल रही है मेरे अंदर भी, अभी भी मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो ब्रीदिंग, क्या नहीं कर रहे? तो क्या कर रहा हूँ मैं? तो ये ऑक्सीजन जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है मेरे बॉडी के अंदर, पूरी एयर जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन तो मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं कर रही है, ऑक्सीजन ही कर रही है। क्या सही है या गलत है? यस सर। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर रही? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। सब केमिस्ट्री है, सब केमिस्ट्री है। अरे नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, लो इसका लीवी स्ट्रक्चर बना दिया। ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बहुत एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए भाई, इतनी एनर्जी नहीं मिलती, वरना तो हमारा भी जीवन खत्म हो जाता। तो आप देखिए हर तरह के साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, सब चीज चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अब तुम्हें बात समझ में आई कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं है, साइंस है। यस सर। फिजिक्स फिजिक्स नहीं है, साइंस है। बायो बायो नहीं है, साइंस है भैया, साइंस। हम साइंस पढ़ना चाहते हैं, दैट्स ऑल। साइंस क्या है? थिंकिंग है, थिंकिंग है, थिंकिंग है। जितना हम सोचेंगे उतना ही हम लर्न करेंगे, और कुछ भी नहीं करना। दिमाग को खर्च करना है। उससे पहले आपने जो भी ग्लूकोज खा लिया, विदाउट ग्लूकोज मेरा माइंड भी काम नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूँ एनर्जी पैदा करो। एनर्जी पैदा करने के लिए मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे योगा करना पड़ता है, और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मैं करता हूँ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, करते रहो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब क्लास के बाद एक्सरसाइज कर लेना, साइकिलिंग कर लेना। देखो अब क्या हुआ कि मैंने इसको लिया स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने डाली है Cl2 यूवी लाइट। तो अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब है भैया क्लोरीन का इनिशिएशन होगा। मैंने अगर लाइट नहीं डाली तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो तुमने कहा सर ये ऐसे कर दो, ये लो, तो ये क्या बनेगा? Cl रेडिकल बन गया। अब ये तो बहुत रिएक्टिव है, इन्हें तो बहुत इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये तो किसी भी बॉन्ड का पीछा करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बताओ इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन है, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट का भी क्वेश्चन है। कितने टाइप की हाइड्रोजन दिख रही है तुम्हें? मैं इसको खोल देता हूं आपके सामने। डब्बा, कोई भी बॉक्स होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसे खोल दिया जाता है। आप बताओ कि इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन है स्टूडेंट? ये 1 2 3 और 1 2 3, अगर मैं इनको कहूं, बोलो ये एक टाइप की है। सर इनमें से कोई भी एक निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या हुआ? आप चेक कर लो। आपकी क्या मेरा स्क्रीन तो ठीक फ्रीज चल हो रहा है, गई आपका है। तो कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? कोई म्यूट हो गया? नेटवर्क में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही? कोई चेक कर लो, दोबारा से ज्वाइन करना चाहो कर लो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ क्या हुआ। हाँ जी, आ गया। आ रही है आवाज सर, अब आ रही है। आगे अच्छा बात ठीक है, सर। तुम ठीक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मेरे साथ रिलैक्स में करो, तुम अपना चाय कॉफी पीना पीते रहो साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम चाहोगे मैं तुम्हें लाइव भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और तुम यूट्यूब में ऑलरेडी आ चुके हो मेरे साथ, तुम्हारी एक वीडियो बन चुकी है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मुझे लिंक भेज देना। जो पहला लेक्चर था वो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। ये भी हो जाएगा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप और मेरा डिस्कशन सारा वर्ल्ड सुनेगा। आप करते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, एनर्जी को कायम रखिए। अब बताओ कि इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन है? ये कितने हैं? 1 2 3, ये और ये सेम है। कहने का मतलब है ये 6 हाइड्रोजन आपको दिख रही हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाली, ये वाली। अगर मैं इनको नंबर कर दूं स्टूडेंट, तो ये C1 और C4 वाली तो 6 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सेम ही है। इनमें से किसी एक को भी निकाल दूं, अगर मैंने मोनो वर्ड यूज कर दिया तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है मोनो, ठीक है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मतलब एक हैलोजन लगनी है, तो किसी को भी एक निकाल दूं तो एक ही कंपाउंड बनने वाला है। और ये दो भी सेम है आपस में, ये जो बाकी बचे 4, बोलो है या सही? 2 कार्बन, sir. 3, इसमें से ये वाला, ये वाला, ये वाला, किसी को एक को भी निकाल दो तो मेरे को कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं इसमें? जल्दी से बताओ।
दो तरह के मिलेंगे। तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे स्टूडेंट, कितने आइसोमर बनेंगे? तो मिक्सचर बनने वाले हैं, मिक्सचर बनने वाले हैं। एक पॉइंट तो ये मिल गया इसको। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। और इस कंपाउंड में कितने आइसोमर बनने वाले हैं स्टूडेंट? दो आइसोमर बनने वाले हैं। ये किस टाइप के आइसोमर है? यहाँ पे Cl1 पे लगा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे Cl कितने पे लगी है? कौन से कार्बन पे? 2 नंबर पे लगी है। ठीक है, तो कितने आइसोमर बने? 2 आइसोमर। तो ये किस टाइप के आइसोमर है? आइसोमरिज्म पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने। कौन कौन से आइसोमर होते हैं? एक चेन होता है, एक पोजीशन होता है, एक फंक्शनल होता है, एक मेटामरिज्म होती है। इस तरह के आइसोमर पढ़े। आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कहाँ डिफरेंट हुआ है? ये पोजीशन चेंज हुई है Cl की। अरे एक यहाँ 1 नंबर पे था, यहाँ 2 नंबर पे आ गया। पोजीशनल। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? Cl जो एक सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर 2 आइसोमर बने। आप ये बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? एक और एक, दो, दूसरा होगा बीच में। 2 प्रोडक्ट बने हैं, इसमें से मेजर प्रोडक्ट बताओ स्टूडेंट। दूसरा वाला होना चाहिए ये वाला होना चाहिए वर्णिका। इसका रीजन भी बताओगी? ये पेपर में पूछेगा रीजन। सर। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अगर मान लो मैंने Cl हटा दिया तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, तुम्हारी अप्रोच ठीक है, लेकिन कार्बोकटाइन यहाँ नहीं बना। आप मैंने एक चीज और समझ लो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। यहाँ पे क्या बना है? रेडिकल। अब देखो, कोई बात नहीं, तुम पार्टिसिपेट करते रहो। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी जल्दबाजी में आंसर मत करना पेपर में। तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मेरा फर्ज मतलब है कि हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं उसे यहाँ पर रिमूव कर लें। देखो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में जल्दबाजी करते हैं उनके अंदर बहुत एरर्स आती हैं। मैं बहुत पेपर चेक कर चुका हूँ इसलिए बता रहा। जो स्टूडेंट समय लेते हैं, शॉर्टकट नहीं फॉलो करते, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनके आंसर 100% सही होते हैं। हमें आंसर पता होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम वहां पर भी गलत कराते हैं। तो इसलिए अपना समय लेके आंसर कीजिए, दोबारा एक बार सोच के फिर दीजिए। देखियो यहाँ पर अगर आपने कोई, देखो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि देखो कि आपका Cl रेडिकल तो बन गया सबसे पहले स्टेप में। इसे क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन तो हो गया। ये रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? एक बार इनिशिएशन होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोपेगेशन और फिर टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स में बताई थी। यस Yes, सर। sir. अच्छा 3 स्टेप बताई थी, 1 2 एंड 3। देखो जो भी बात करते हैं हम डीपर जाते हैं, उसके अंदर डाइव कर जाते हैं और समझ लेते हैं ताकि कोई भी रिएक्शन आएगी, ये क्या इसके बाद भी रिएक्शन सेम आएंगी तो वो सब हो जाएंगी इसी से। अब अगर देखो कि मैं, अब ये Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किसी का बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पर आया, चलो आपने कहा लो सर यहाँ आ गया ये। अब इसने क्या किया? देखो ये और ये यहाँ आया Cl वाला। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये यहाँ से इसको तोड़ रहा है, तो ये HCl लेके चले गया अपना, इसने इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास बचा? ये वाले पे। ये बचा, कितने थे? 4। हाउ मेनी? 1 2 3 4। ठीक है, मैं कोई गलती करूँ तो मुझे बता देना, तुम्हारे को उतना ही आता है जितना मुझे आता है। मैं सिर्फ हर चीज को डिकोड करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम्हें भी समझना है। ये कौन सा रेडिकल है जल्दी से बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री रेडिकल है। और अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा या ये तोड़ा तब क्या बनेगा? एच 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 स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, कोई भी तोड़ दो, दोनों सब इक्वल है, ये आपको पता है। चलो इसको Cl3 लिखता हूँ, मुझे तोड़ना। ये वाला कौन सा रेडिकल है? आप जल्दी से बताओ। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर। तो रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है स्टूडेंट, जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। तो जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो ज्यादा बनेगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है स्टूडेंट। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया। अब अगर ये रेडिकल बना है तो फिर Cl यहीं जुड़ने वाली है, तो ये मेजर प्रोडक्ट।
तो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ। एक मैंने ये दिया है स्टूडेंट आपको, तो इसके अंदर आपको बताना है कि कितने टाइप के जो बनेंगे आइसोमर्स, मोनो आइसोमर। ये मोनो कह रहा है, मोनो कह रहा है ना, तो आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, जल्दी से सोच लीजिए इसके बारे में। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको समझ में आई कि एक प्रॉब्लम है इस मेथड में कि मिक्सचर मिलने वाले हैं, मिक्सचर बनेंगे, तो मिक्सचर बनाने के आपने मिक्सचर बनाना नहीं चाहते हम, तो उनको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट्स? सर 3 बनेंगे। यस श्योर, चेक कर लेते हैं। अभी देख लिया तुमने सारे, सिर्फ 3 है या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं? कितने टाइप की हाइड्रोजन्स हैं इसके अंदर, कितने टाइप की हाइड्रोजन्स हैं स्टूडेंट्स, देखनी पड़ेगी। एक बार स्ट्रक्चर पूरा खोल दिया जाए। एक ही क्लोरीन लानी है हमने, एक हाइड्रोजन को तोड़ना है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने हैं स्टूडेंट। और ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले हैं क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं इनमें। इनमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि बताओ कि कितने आइसोमर बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट कौन से बनने वाले हैं, यही देखना है। चलो क्या मैंने बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है CH और ये 2 लगे हैं CH3। चलो दो लगे हैं CH3, यहाँ पे लगा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ये लगा है CH3। अब देखना है एनवायरनमेंट किस किस का डिफरेंट है स्टूडेंट। एक तो सबसे सिंपल तो यही होता है कि मैंने इसको हटा दिया तो एक Cl लग गई, ठीक है, लग गई। दूसरे केस में मैंने ये वाली हाइड्रोजन हटा दी और Cl लगा दी, ठीक है। तीसरे केस में मैंने ये वाली हाइड्रोजन हटाई तो एक Cl लगा दी, और ये 2 हैं, ये दोनों सेम है, देख रहे हो। ये कार्बन का एटमॉस्फेयर और इस कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ये वाला CH3 ये दोनों के इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो 6 में से, तो कितने आइसोमर बन रहे हैं मेरे, कितने बने टोटल स्टूडेंट्स? 3। 4 बने हैं। समझ में आ गई? बना के देख लो। मैंने क्या बताया कि इसके 4 आइसोमर बनेंगे स्टूडेंट। मोनोक्लोरो, ये इसने मोनोक्लोरो पूछा है, स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो। तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल में भी ये पोजीशन वाले आइसोमर्स हैं, मतलब पोजीशन Cl की चेंज होती जा रही है। तो इसके 4 बनेंगे क्योंकि 4 टाइप की इसमें हाइड्रोजन है। कितने टाइप की हैं स्टूडेंट? इसमें 4 टाइप की हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं इसमें, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हैं। 4 मैं डिफरेंट लिख दिया, जब जो सेम है उन्हें समझ में आई। यहाँ पे बात समझ में आई तुम्हें मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा? आगे भी सब रिपीट होना है, डोंट वरी। एक बार बेसिक देखो, बेसिक फाउंडेशन हमें बनानी है, उसके बाद सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी। इनऑर्गेनिक में भी यही था कि ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में क्या है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा दिया जाता है उसको एक्सप्लेन करना, बस। एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भाई कौन सी कंसेप्ट को यूज करके, तो वो हमारा आंसर होता है। तो वो भी स्कोरिंग होता है, कोई उसमें ये नहीं है। स्टूडेंट जिसको समझ में आ जाएगी कर लेंगे। सर बोलो। सर ये जो 1 और 4 वाला है ये दोनों सेम नहीं होंगे? अच्छा क्योंकि मैं बताता हूँ, सुनो, कोई बात नहीं। अगर तुम इसकी Cl को हटा दो, कंपाउंड लिख लो, इसकी Cl को हटा दो, कंपाउंड लिख लो, लिख लोगे। अब उनका IUPAC नेम लिख लेना। अब उसका सीक्रेट बता दूं तुम्हें, अगर कोई भी 2 कंपाउंड का IUPAC नेम सेम आ गया तो वो सेम है। अगर IUPAC नेम डिफरेंट आ गया तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट। यही होता है आइसोमर्स के अंदर, और कुछ भी नहीं होता। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका IUPAC नेम डिफरेंट होता है, इतनी बात याद रखना।
IUPAC नेम डिफरेंट होगा, आप इसको करके देख लेना होमवर्क। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरीफाई कर ठीक है लेना। सर। अब ये बात तुम्हें जो बात पॉइंट बताता हूँ उनको नोट कर लिया करो। आइसोमर क्या है, मैं तो ये डेफिनेशन लिखता हूँ आइसोमर की कि उनके IUPAC नेम डिफरेंट है, स्टोरी खत्म हो गई, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड है। अगर वो सेम होते तो फिर क्या होता, फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर थोड़ी होंगे, फिर तो वो सेम ही है कंपाउंड। क्यों जी, आपने ये कहा जी ये इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो दोनों सेम है, आप कहते हो ऐसे ऐसे, पहले ऐसे कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा ऐसे आता है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा ये भी बता दूंगा तुम्हें। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते हैं, लेकिन एक मैग्नेट भी है, इलेक्ट्रॉन है मैग्नेट, यस और नो, एक बार मैग्नेट भी है, ये फिजिक्स। अरे थोड़ा मुझे भी समझ आ गई। अरे ये बार मैग्नेट है, लेकिन ये स्पिन करता है, ये अपोजिट स्पिन दिखा रहा हूँ। जब मैंने ये कह दिया कि ये बार मैग्नेट है स्टूडेंट, तुमने कहा ये लो एक एन और सार्थ है, ये लो इस तरह से ये स्पिन करता है, तो जब ये अपोजिट स्पिन करता है तो तुमने कहा चलो उल्टा हो गया, तो ये तो फील्ड उल्टी हो गई। लेकिन रिपल्शन तो, इलेक्ट्रिकल रिपल्शन तो हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। तो अगर ये फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो दोनों रह जाएंगे इकट्ठे। अगर नहीं हुई तो, अगर मैंने दोनों सीधे कर दिए तो इलेक्ट्रिक रिपल्शन बहुत हाई है। समझ में आई? इसलिए तो वो पेयरिंग करते हैं हम। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, साइंस पढ़ाता हूँ, समझ लीजिए, हमें समझना है बस, और कुछ नहीं। एक बार समझ में आ जाएगा तो हमें होल्ड हो जाएगी, देन वी विल एंजॉय द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वन लेटर, वन 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 साइंस, साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट, बस कुछ भी नहीं, रट्टेबाजी नहीं करेंगे। अब आपको बात, अभी तक बात समझ में आई? अभी तक मजा आया क्लास में कि नहीं आया? सिंपल सी बात यस बताऊं, सर। जो भी चीजें समझने सब समझ लेना। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट आर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, क्लासिफाई। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको कर लेना। मैं ये एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होती है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जब भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे, ठीक है, बनाओगे स्टूडेंट्स, दूसरा आप उनके IUPAC नेम भी लिखोगे, और अगर वो नेम डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आज नेम सेम आ गया तो वो सेम ही है, क्योंकि लिखने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। तो IUPAC रूल को हम फॉलो करते हैं, जो रूल्स हैं, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही नेमिंग होती है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे रूल नहीं पता तो मैं किताब जाके दोबारा पढ़ लेता हूँ, दोबारा रूल देख लेता हूँ। मेरे कोर्स में कितने रूल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, बाई वाले, ये ब्रिज वाले, वो हम नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो जो रूल्स हमें NCERT बुक में मिलेंगे हम उनको यूज कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उनकी प्रायोरिटीज है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से बताओ 30 सेकंड में, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से बताओ। चलो भाई, सर 38%। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के पास आएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने, अच्छा, तो इलेक्ट्रोफिलिक। तो तुमने कहा E+, चलो यही मतलब था तुम्हारा वर्णी का, कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वहां पे जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी तक तो मैं हेलो एल्केन्स की बात कर रहा था, तो बताओ कि अब मैं बात कर रहा हूं एराइल हैलाइड्स की। तो आपने कहा वर्णिका कि ये लो सर, यहां पे तुमने एक हेलोजन लगा दी, क्लोरोबेंजीन बन गई। अब बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर मैंने ये कंपाउंड लिखा, बताओ, ये मेरा बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा था स्टूडेंट्स 11th में। यस सर। क्या ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं या कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं? जल्दी से बताओ। इसको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला गया? हकल्स रूल फॉलो करते हैं ये। अच्छा चलो, ये वर्णिका ने बताया, वर्णिका ने अच्छा पढ़ा था 11th में भी, कोई बात नहीं, इसे याद है, क्योंकि ये नीट भी दे रही है, ये सारा कोर्स में आना है। हक्कल रूल पढ़ा था 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तुमने पढ़ा था रूल। अब बताओ कि एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है।
हम तो समझना चाहते हैं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं हमें करना। मतलब क्या ये ब्रोमीन वाटर का टेस्ट देगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? वो अनसैचुरेशन होती है रिंग में तो वो रेड कलर आ जाता है। क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। अरे ये इसमें ब्रोमीन वाटर कुछ भी नहीं होने वाला। यस सर। तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड थोड़ी है। तो फिर क्या है? ये डबल बॉन्ड का क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड तो लोकलाइज थोड़ी है, डीलोकलाइज हो जाता ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है भाई। ये सारे के सारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए थे बेंजीन रिंग में। तो आपने एक स्ट्रक्चर ये भी दिखाया था, बोलो। ये 2 स्ट्रक्चर हैं कैकुले के 1 और 2, और तुमने कहा कि ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं। बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। इसी को रेजोनेंस कहा था हमने 11th में पढ़ा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई लोकलाइज नहीं है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डी लोकलाइज सिस्टम बन जाता है जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये एरोमेटिक हो जाता है। इसीलिए ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती हैं डबल बॉन्ड की वो नहीं दिखाता, तभी तो ये हमने डिफरेंट लिखा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डी लोकलाइज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो सिंगल बॉन्ड कोवलेंट देखो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा वाले तो तोड़ने पड़ते हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। पाई वाले क्या होते हैं? ये चल सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लोन पेयर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, आपने देखा। तो ये मोबाइल वाले हैं, ये मोबाइल ये चलने वाले हैं, ये फटाफट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीक है। देखा है, ये ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा? जब इलेक्ट्रोफिल आएगा E+, तो आपने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या देखा तुमने? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लगी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो ये E+ क्या करेगा? किसी पे भी ले लो, सारे सेम ही हैं, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लो मैंने ये वाला यूज किया है, मान लो मैंने ये वाला यूज किया स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन मैं नहीं दिखा रहा, अब लगे हुए हैं। तो क्या हुआ? ये इसके साथ यहाँ पर आके इसने अटैक किया, अटैक किया। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये प्लस हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ये मैंने ब्रैकेट जब भी लगाता हूं, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? वर्णिका जल्दी से बताओ। ठीक लिखा है सर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए, आप देख सकते हो यूट्यूब में। उसमें ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये बहुत शॉर्ट लाइफ के लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्यों स्टेबल होता है? ये रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ दिख रहे हो? ये पाई, मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे? पाई वाले, पाई वाला मूव कर जाएगा। ये पाई है, 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएंगे, और लोन पेयर वाले पाई इलेक्ट्रॉन यही चलते रहते हैं। अब इस तरह से रेजोनेंस हो सकती है, जो मैंने एरो दिखा दिया, ये एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, ये प्लस इधर हो जाएगा, इस तरह से ये। और इसके बाद में ये पता, ये जब सिस्टम बन गया स्टूडेंट, तो ये स्टेबल नहीं है। क्या ये स्टेबल है? जल्दी से बताओ, क्या ये स्टेबल है? यस और नो, जल्दी बताओ। नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, ये भी बता दो। अरे इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रहा वो कार्बन। अब यहाँ पे बेंजीन, आपको मैंने बताया कि ये एरोमेटिसिटी के कारण स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये यहां पर अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर चुका है, क्योंकि अब ये 3 नहीं है, 2 रह गए। तो अब क्या करेगा? ये किसी भी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो कैसे करेगा? ये देख रहे हो, ये वाला, ये इसके पास पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां से खींच लेगा, तो ये H बाहर चले जाएगा। अगर ये यहां आ गया तो फिर क्या बन गया? फिर क्या बन गया? ये E आ गया और ये H+ आउट हो गया, हो गया। यस सर। तो अब क्या हुआ? बात समझ में आई कि अब ये वापस स्टेबल आ गया, क्योंकि एरोमेटिसिटी फिर रिटेन करेगा, अपनी रिटेन करेगा। तो इस तरह से H बाहर गया और E आ गया। इसीलिए इसको क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है स्टूडेंट आपकी। कोई भी अगर आपने बनाना है, मैंने क्या किया स्टूडेंट? Cl2 लिया और आपने आयरन ले लिया या FeCl3 ले लिया। तो ये जब रिएक्शन मैंने ऐसे शो की, तो ये क्या हुआ है? मैंने लाइट नहीं, UV लाइट नहीं दिखाई,
यूवी लाइट नहीं दिखाई तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता। मैंने आपको एक चीज समझा दी कि कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन विल डिसाइड द प्रोडक्ट। अगर इफ आई विल चेंज द कंडीशन द प्रोडक्ट विल आल्सो चेंज। बोलो सही है या गलत है? यस यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। आपके बॉडी में इतने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम कर रहे हैं और एक आपने पता है कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा, और एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छे रहते हैं, उसके बाद वो उनका जो फंक्शन है वो खराब हो जाता होता है। यस सर। तो स्पेसिफिक होती है, कंडीशंस होती हैं हर चीज की, कंडीशंस को डिस्टर्ब करने से रिएक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसीलिए ही आप अगर ज्यादा एसिड वाला फूड खा रहे हैं तो आपकी पीएच बॉडी के अंदर चेंज होने वाली है, लेकिन आपके अंदर बफर सिस्टम भी काम करते हैं। ब्लड अच्छा, बफर सॉल्यूशन होता है। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट। मुझे भी एनर्जी चाहिए होती है, मुझे स्टूडेंट से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्या प्रोडक्ट है जल्दी से बताओ, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरोबेंजीन बन गई। यस यस सर। सर। तो क्लोरोबेंजीन बन गई है स्टूडेंट। अब इसके अंदर आपने देखा है कि क्या जो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हुआ इसके अंदर, ये क्वेश्चन उसने पूछा। नेम द इलेक्ट्रोफाइल, 4 चॉइसेस दी गई थी, 4 चॉइसेस दी गई थी, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल बताओ कौन सा है? क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ बनता, जो कि इसके ऊपर अटैक करता। होता क्या है कि आयरन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके FeCl3 बनाती है। ये एक लीविस एसिड है। ये लीविस एसिड क्या होता है जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसको ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या करेगा, तो FeCl4- और Cl+ बना देता। और बाद में यही FeCl4 जो होता है ना, वो ले जाएगा, वो H+ को ले जाएगा अपने साथ, तो वापस आ जाएगा FeCl3 में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर अटैक करता है। ये इसका मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, इनको समझिए। क्वेश्चन इनके बीच में आते हैं कि बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बना है और एक किस मैकेनिज्म से जा रही है रिएक्शन। इसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक बेंजीन पे जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होंगी? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। सर जो अगर फिनॉल होता है इसकी जगह तो FeCl फिनोल की FeCl3 की मैंने जरूरत नहीं बात नहीं पड़ती। की, वो एक अलग रिएक्शन है। अभी हम उसका चैप्टर में आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उसमें फिनोल की स्टोरी अलग है। OH जब बेंजीन के ऊपर ऐसे ग्रुप लग जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, वो डिफरेंट हो जाएगा। वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। वो क्या करेगा, वो फिनोल का क्वेश्चन आया हुआ, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। तो वो क्या होता है, फिनोक्साइड आयन बन जाता है। वो आपको सारे इफेक्ट बताऊंगा। वैसे देखना चाहोगे तो GOC मैंने कहा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। देखो एक बात हमें समझ में आई, क्या समझ में आई तुम दोनों बताओ, कि बड़ी बड़ी बातें करने का फायदा नहीं है। बड़े बड़े हम कुछ बड़ा बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ, और छोटी छोटी चीजों से ही फाइनल मार्क्स आपके डिसाइड होने हैं, अभी बता रहा हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। लाइफ भी ऐसी चल रही है कि छोटे छोटे जो डिसीजन हैं स्टूडेंट, वो आपके बड़े पावर बन जाते हैं। तो बड़ा डिसीजन नहीं, छोटे की बात कर रहा हूँ। आगे हम जा ही नहीं रहे, अभी ओलंपिक्स में नहीं जा रहे। गॉट माई पॉइंट? वी आर डिस्कसिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स स्टूडेंट्स, बेसिक थिंग्स, और उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हमें बेसिक, जिनको बेसिक नहीं पता वो ऑलवेज इन ट्रबल है। क्योंकि स्टूडेंट जो रट्टेबाजी कर रहे हैं, जो गैस वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन्हें समझ में नहीं आया वो कुछ नहीं कर पाएंगे बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में। तो फिर हमें समझना ही है, समझना ही है, मैं ये कह रहा हूँ। और जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ आपको, सही बात बता रहा हूँ। मुझे वो नहीं है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको फैक्ट्स बताऊंगा। स्टूडेंट्स, कोई गैस वर्क नहीं चलता किसी भी पेपर में, और हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है, फिर हम उसको लिख के याद कर लेते हैं। अगर मुझे समझ में नहीं आई ना तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ट्रिक ट्रिक करेगा। एग्जाम में वेरिएशन वेरिएशन होती है, हर चीज की वेरिएशन होती है। अब देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो पेपर में जरूर आएगा स्टूडेंट, अभी कह रहा हूं आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा। अभी तक कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये नहीं पूछा गया, सैंड में रिएक्शन। जल्दी से बताओ सैंड में रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से बताओ स्टूडेंट। ये आएगी पेपर में तुम्हारे, किसी भी फॉर्म में आएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। तो रुपेश बताओ कि सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ी थी तुमने, किस लिए यूज होती है? व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन? अराइल हैलाइड बनाने के लिए। एराइल हैलाइड में कौन से एराइल हैलाइड बनाए थे तुमने, ये भी बता दो। कि सारे बन गए थे? नहीं सर, कौन कौन से बने? क्लोरीन बना था, ब्रोमीन बना था, और और हाइड्रोबेंजीन भी बनी थी, लेकिन फ्लोरीन नहीं बनाया था इसे डायरेक्ट। तो फ्लोरीन के फिर बारे में HBF4 यूज किया था वो। हाँ, तो फ्लोरीन के डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते, वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। फ्लोरीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत हाईली रिएक्टिव है। बहुत सारी जो जब केमिकल काइनेटिक्स में देखोगे रेट ऑफ द रिएक्शन भाई, थर्मोडायनेमिकली तो रिएक्शन पॉसिबल है, रेट क्या, अगर रिएक्शन का रेट बहुत हाई हो गया स्टूडेंट तो वो एक्सप्लोड कर जाएगी। यस। जो जितने भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं, मतलब केमिस्ट्री लैब में गलती से डाल दिए तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हैं, उनका रेट बहुत हाई होता है स्टूडेंट, तो उनको भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सैंडमेयर रिएक्शन ने क्या कहा स्टूडेंट? ये कहता है कि ये आपके पास बेंजीन है स्टूडेंट, ठीक है, इसको पहले ये क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो बताओ कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगी बेंजीन से, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। क्या डालोगे? How will you prepare nitrobenzene from benzene, students? NaNO2 प्लस HCl डालते हैं। Concentrated HNO3 HCl and H2SO4, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। बताओ नाइट्रेशन में कौन सा आयन यूज हुआ है? यस सर, कौन सा आयन यूज हुआ है नाइट्रेशन में? इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से NO2 प्लस बनने वाला, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन गई। इसकी रिडक्शन करनी है तो बताओ कौन सा रिएजेंट डालूंगा, जल्दी से बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे बहुत सारे आपको बताऊंगा। पैलेडियम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। यहाँ पे 10HCl का यूज होता है स्टूडेंट, याद रखना, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। NO2 ये ऑक्सीजन को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो स्क्रैप आयरन भी यूज करते हैं ना इसमें, स्क्रैप आयरन और HCl। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनकी डिस्कशन चलती रहेगी जैसे जैसे रिएक्शन करेंगे। कम से कम वो वाले याद कर लो जो बहुत आसान है और जो मतलब 100% हम श्योर हैं। समझ में आई? कंडीशंस होती है, मैंने एक बात आपको बताई कि डिफरेंट रिएक्शन की कंडीशंस होती है स्टूडेंट। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट कई जगह काम करेंगे, कई जगह नहीं करेंगे। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन पैलेडियम, ऐसे बहुत सारे मैं यूज करूंगा रिएक्शंस के अंदर। तो हमारी समझदारी क्या है कि कम से कम जो चीजें रिपीट होने वाली हैं, जो सेफ है, उनको यूज कर लो। अभी मैं, क्योंकि हम पूरी डिटेल में नहीं जा रहे किसी भी चीज की, याद रखना 12th में हम सारी डिटेल्स में नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने एक बात तुम्हें छोटी सी बताई कि कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर मैं कंडीशंस चेंज कर दूंगा तो रिएक्शन के प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे, और सकता है रिएक्शन हो ही ना। तो जो हमारे लिए सबसे इजी है तुम उसको पकड़ो, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, और कौन से जो बहुत यूज कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी में, उसकी को ले रहा हूं। तो यहाँ पे ये बन जाता है एनिलीन। अब एनिलीन को क्या किया आपने, इसके अंदर क्या डाला स्टूडेंट? NaNO2 और HCl, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आसान है मुझे याद करना, मैंने लिख दिया। 0 मतलब ये आइस का हो गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो इससे क्या बनने वाला है, इससे क्या बनता है? इस कंपाउंड का डायजोनियम सॉल्ट। देखो, आप देखते जाना, सारी बातें समझते जाना स्टूडेंट। ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो प्लस 4 जाना चाहिए इसके ऊपर। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, जल्दी से बताओ, कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? अरे नाइट्रोजन का कितना है, 2 5 है, तो ये 3 चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन 8 में। समझ में आई? 3 बॉन्ड कितने बनाना है? 3, लेकिन एक लोन पेयर भी पड़ा हुआ है लोन पेयर। यस सर। तो अगर नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बना दिया तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 4, जहां भी चौथा दिखा प्लस आ जाएगा। देख लेना, दिमाग लगाना है, हर चीज को समझना। तो डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब मैंने NaNO2 HCl डाला है, तो बनता क्या इन दोनों को मिला के, जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी बता रहा हूँ। इसमें क्या बनता है? नाइट्रस एसिड, और ये अनस्टेबल होता है, तो इसे बोलते हैं इन सीटू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इन सीटू मतलब रिएक्शन में बना और वहीं यूज हो गया।
ये मैं स्टोर नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल है, ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की, इसमें जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ नाइट्रोजन का कितना है? कैसे निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर? ये +1 है और ये -4 नहीं आ रही है सर, 3 +3 आ गया। और नाइट्रोजन की वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ये NH2NP3, तो +5 से चलता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का 0 भी तुम्हें पता होता है, इसमें 0 है, देख रहे हो, तो यहाँ +3 है। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की -3 भी है, आपको पता है, तो नाइट्रोजन +3 भी है, ये +3 प्लस यहाँ पे +3 है, 0 है, -3, इस तरह से नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देगी। तो ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट्स का ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। हुआ क्या फिर? ये बन गया, यहाँ पे मैंने दिखाया, ये बन गया। इसको आपने CuX और 60 और 100 पे दिया गया, ये से सैंडविच रिएक्शन कहते हैं, ये X लग गया। X मैंने बताया Cl और Br होगा, क्या बताया? Cl और Br इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने। और आयोडीन के लिए डायरेक्ट ही हो जाती है, ये इतना लेबाइल होता है, ये ग्रुप बहुत लेबाइल होता है, और जल्दी से ये नाइट्रोजन फटाक से निकल के उड़ जाती है, क्योंकि ये गैस है। मैंने आपको बताया जब कभी गैस बनती है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है स्टूडेंट, जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है आसानी से छोड़ देगा, और जो डिफिकल्ट होता है उसको धक्का मार के निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। वह बॉन्ड टूटेगा बहुत आसानी से, नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है, गैस है, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे ये X आपका Cl, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, CuCN से ये बेंजोनाइट्राइल बन गया। और अगर हमने एक्वस का कोई H2SO4 डाल दिया तो ये फिनोल बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कन्वर्शन आ सकती है। ये मैंने चार्ट दिया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेरा अब नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है, और मैं समझता हूँ हमने दोनों ने काफ़ी अच्छा किया और मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपने अच्छे तरीके से दिए, आई एम वेरी हैप्पी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन क्वेश्चन आंसर। अभी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करने जा रहे हैं, और इस तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेंगी। और फिर मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कई ग्रुप स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, उसमें भी मैं आपको कॉल कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो हम डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक हमारी स्टोरी ये है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नंबर 1 पॉइंट स्टूडेंट। नंबर 2 स्टूडेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग इज that we are decoding the entire chemistry books for you, so that you can understand the basic reactions mechanisms and answer the any question which is asked in the paper. Any question, the question could be put in objective form, choices 4, or assertive or reasoning. क्वेश्चन को समझने में ज्यादा समय लीजिए और आंसर करने में कम समय लगेगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं आंसर नहीं कर सकता, कोई भी एग्जाम दे लो, ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ओके वर्णिका एंड रुपेश, आई थैंक यू वेरी मच, देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप लोग मॉर्निंग में अवेलेबल हैं? नहीं सर, कल हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो स्कूल जाना है हमें। कल कर लो स्कूल, फिर उसके बाद मेरे को अपना मेरा नंबर आपने नोट कर लिया? सर तो आप मेरे को एक मैसेज भेज देना व्हाट्सएप पे, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली, मेरे और बहुत सारी क्लासेस चलती हैं तो मुझे टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा, टाइम टेबल फिक्स करूंगा, क्योंकि और भी बहुत स्टूडेंट अभी, और क्लासें अभी भी हैं मेरी आज भी, तो मैंने आज को दिया था। तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ आ जाना, और मेरा यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने चैनल का लिंक भेज दिया, उसमें आपको 760 वीडियोस मिल रही हैं, उनको आप देख लो, आपके काम की हैं सारी। और जो कंपटीशन में जा रहे हैं उनके बहुत काम की है, उसमें बहुत बेसिक चीजें और क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हो रहा है। आपके साथ भी मेरा क्वेश्चन आंसर्स का ही और बेसिक चीजों का ही डिस्कशन हर चैप्टर में होगा। कोई भी चैप्टर लूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, उनकी वेरिएशंस कैसे हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, ओके देन, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ताकत है, एनर्जी है, तुम कर सकते हो, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हो। मैं यही बताना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पास मौका है, चांस है, इस अपॉर्चुनिटी को सीज करो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो फॉर इट, यू कैन डू इट, इफ यू थिंक, बिलीव एंड एक्ट, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मौके मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।